और यह भी आपको पता होना चाहिए कि चलो नकली नोट कैसे है, इसका भी मैं आपको सबूत दे देता हूं। 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा होता है भारत सरकार, बाकी सभी नोटों पे लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय रिजर्व बैंक। यानी 1 रुपए के नोट को बोलते हैं करेंसी नोट, वो देश की सरकार ही जारी करती है। और 1 रुपए से अलग कोई भी नोट होता है वो नोट होते हैं रिजर्व बैंक के छापे हुए, जिनको बैंक नोट बोला जाता है। बैंक नोट के ऊपर गवर्नर का एक एफिडेविट होता है, एक प्रॉमिस होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं। इसीलिए इसको प्रोनोट बोलते हैं, प्रोमिसरी नोट, कि ये वादा पत्र है। इसके बदले में आपको 200 रुपए मिलेंगे। 200 रुपए के नोट पे लिखा है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब अपना ये नोट देकर कभी भी अपने 200 रुपए आप ले सकते हो रिजर्व बैंक से। और उस पे लिखा है, अच्छा एक कमाल की बात यह है कि ये नोट पे जो लिखा है, आपको जिसको चाहिए आप मेरे से मांग लेना, जो पहले नोट आता था उस पर केवल अंग्रेजी में लिखा होता था, और उस पे लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। अभी के नोट में लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹200। लेकिन पहले लिखा होता था कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। क्या लिखा हुआ है? ऑन डिमांड। और फिर सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ठीक है, तो ये उसके ऊपर लिखा होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो प्रॉमिस किया था गवर्नर ने, वो प्रॉमिस अब नए नोटों पर बदल दिया गया है। जब नए नोटों पर 1968 के बाद का जो नोट है, उस सारे नोटों पर वो प्रॉमिस बदल दिया गया है, और वो सारे के सारे एक तरह से नकली नोट है, क्योंकि आप किसी का एफिडेविट नहीं बदल सकते, ये क्राइम है। क्यों जी वकील साहब? अपना भी नहीं बदल सकते, किसी और का तो छोड़ो। तो गवर्नर का एफिडेविट किसने बदला, ये हमने आरटीआई डालकर पूछा। ये नोट पहले से ही यही लिखा आता है या कुछ और लिखा आता था, ये बताओ। सो कमाल की बात, कितने बड़े चोर हैं ये आरबीआई वाले और बैंकों वाले। हमने आरटीआई डाली कि जो ये प्रॉमिस है गवर्नर का, क्या ये शुरू से यही लिखा आता है? तो क्या जवाब दिया मालूम है आरबीआई ने? आरबीआई ने जवाब दिया, नहीं, पहले सिर्फ अंग्रेजी में आता था, अब हिंदी और अंग्रेजी में आता है। ठीक है, फिर हमने फिर से अपील डाली ना, ये बताओ क्या यही प्रॉमिस है नोट अंग्रेजी में जो लिखा जाता है या कुछ और होता था? वो बोले नहीं, यही लिखा जाता था। फिर हमने 30 सेकंड अपील लगाई कि तुम झूठ बोल रहे हो, यही नहीं लिखा जाता था। और हमने फिर दोनों नोटों की कॉपी भेज दी कि देखो ये पहले वाला 1968 से पहले वाला और ये अब वाला, इसमें ऑन डिमांड एनी ऑफिस ऑफ इशू नहीं है, इसमें नए वाले में, तो ये पहले वाले में है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा नकली नोट है। बोले नहीं, ये नोट में जो बदलाव है ये तो केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर होता है। वो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो प्राइवेट कंपनियों में होते हैं, इसका मतलब रिजर्व बैंक प्राइवेट कंपनी है। फिर लड़ते लड़ते पहुंचे, अपील डालते डालते पहुंचे सीआईसी में, टॉप जो ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, जो सेंट्रल केंद्रीय सूचना आयोग के पास पहुंचे, आयुक्त के पास। फिर उसके पास पहुंच करके पूछा, 50 मिनट से ऊपर बहस हुई, और जब दोनों नोट दिखा दिए जब सीआईसी को, क्योंकि वो वो रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको पता था कि सबूतों के आधार पर तो उसको देना ही पड़ेगा फिर फैसला। फिर कुछ जानकारी दी थी पहले कि भाई हम ये जानकारी नहीं दे सकते आपको। फिर हमने एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगाया कि देश के अंदर वित्तीय मामले होते हैं, उसमें आपको जवाब तो देना पड़ेगा जनता को। और फिर सीआईसी के सामने 50 मिनट की बहस के बाद फिर वहाँ पर आरबीआई के डायरेक्टर ने ये माना कि जी हमको ना सवाल समझने में गलती हो गई। वो बोले फिर अब तो समझ में आ गया ना? बोला हाँ, तो अब लिख के दो इनको। तो आरबीआई के डायरेक्टर ने लिख के दिया कि हाँ ये एफिडेविट बदला गया है। तो अगर सरकार की सर्टिफाइड कॉपी है
कि एफिडेविट बदला गया है तो मतलब नोट नकली है। हम जो कह रहे हैं सरकार से लिए हुए दस्तावेजों के आधार पर बोल रहे हैं। सरकार को रगड़ेंगे, बैंकों को भी रगड़ेंगे। जिसने कॉइनेज एक्ट 2011 पास किया वो भी सारे पार्लियामेंट के मेंबर जेल जाएंगे, जिसने एफिडेविट बदला वो भी अंदर जाएंगे, जो बैंकों के जो ब्याज का रुपया छाप रहे हैं वो भी जाएंगे, जो इलीगल मनी में ट्रेड कर रहे हैं वो भी जाएंगे। पर भेजने वाले लोग तो आप हैं भाई। पुलिस तो नहीं भेजेगी, पुलिस तो एफआईआर नहीं करेगी, पुलिस तो नहीं कर रही है। 1000 से ऊपर एफआईआर दे चुके हैं पुलिस थानों में। एक थानेदार की औकात नहीं है कि वो लिख दे, और आईपीसी हर थानेदार की टेबल पे लिखी पड़ी होती है। हमने उसमें आईपीसी की धाराएं लिखी हुई हैं, हमने सबूत दिए हुए हैं, हमने कानून दिए हुए हैं, उनकी कॉपी लगाई हुई है आवेदन के साथ। लेकिन इतने हरामखोर हैं कि सही होते हुए भी बैंकों के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखते। ये ठगी हो रही है देश के लोगों के साथ। आप अपना हिसाब मांगने निकलोगे नहीं तो कौन देगा भैया? अपने भाइयों के साथ तो लड़ाई लड़ लेते हो, जिन्होंने आपने सारे पुरखों को लूट लिया उनसे हिसाब कब मांगोगे? अपने भाईचारे को तोड़ने तो निकल पड़ते हो लठ उठा के कभी भी। जो असली करप्ट है, जो असली चोर हैं, जिन्होंने हमारा भाईचारा भी तोड़ा, जिन्होंने पूरा देश तोड़ दिया, जिन्होंने समाज तोड़ दिया, लूट लूट के हम खाली कर दिए, उनसे हिसाब कब मांगोगे भाई? सवाल तो ये है। इसलिए ये नोट नकली साबित हो गया, पहले नंबर पे साबित हो गया, दूसरे नंबर पे साबित हो गया, अब तीसरे नंबर पे साबित करते हैं। जो नोट आपके पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे एक लाइन लिखी होती है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये तब से लिखी जा रही है जब 1934 में सेंट्रल गवर्नमेंट अंग्रेजों की सरकार को बोला जाता था। नहीं होता। 1 रुपए के नोट पर केवल भारत सरकार लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा होता। हम तो ये पूछ रहे हैं, गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिख देते भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखने में ज्यादा शाही लगती है तो हमसे और टैक्स ले लेना है। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट हटा करके जब देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखे? तो पता चलता है कि जब हमने पूछा कि 800 टन सोना है वो कहां रखा है, तो वो बोलते हैं कि 800 टन सोने में से 200 टन के करीब का सोना तो हमारा आरबीआई में, सॉरी 60% तो आरबीआई में रखा है। 400 कुछ टन सोना कहां रखा है? सॉरी गलती होगी, बैंक ऑफ इंग्लैंड में। और जब भारत की संसद में सरकार से सवाल पूछा गया कि तुमने ये 200 टन सोना क्यों भेजा, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था। उनसे पूछा गया था सरकार से संसद में कि ये 200 टन सोना क्यों भेजा गया है, तो उस टाइम का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा था पता है? क्या बोला था? सुरक्षा कारणों से भेजा है। जिसका पैसा है वो तो मांगेगा ना, उसने ये कहा था, यहां सुरक्षा नहीं है उसकी। बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा गया, बैंक ऑफ सेटलमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में। क्लियर? अब वकील साहब बैठे हुए हैं, आपने कभी सरकारी दस्तावेज में, कोर्ट के लीगल दस्तावेज में भारत सरकार का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। मैं बता रहा हूं, वकील साहब बता रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं पढ़ा। 3 नाम है भारत सरकार के। आपका पासपोर्ट है, उसके ऊपर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है? कोर्ट में जब बोला जाता है तो लिखा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट की भाषा में यूनियन ऑफ इंडिया। और जब आदेश कोई आता है उस पर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ ये 3 ही नाम है भारत सरकार के। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है किसी को नहीं पता। यह भी गहन शोध का विषय है कि नहीं? तो भैया रुपया आपका है ही नहीं, सब नकली नोट चल रहे हैं। मौज करो मौज। अब चौथा सबूत सुनो, अभी 3 सबूत हो गए, नकली नोट दिए, अभी चौथा सबूत। जिस नोट के बदले सोना रखा है वो है असली, जिसके बदले नहीं रखा वो है नकली। तो जब सरकार से पूछा तो पता चला
कि देश में सोना है 800 टन, जिसकी कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़, और देश में पेपर करेंसी है 34 लाख करोड़। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ की पेपर करेंसी हवा में ही छापी गई है, बिना स्टैंडर्ड के। बिना स्टैंडर्ड का रुपया रुपया नहीं होता। हम तो बैंकों से सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो तुमने पैसा हमको दिया वो 4.8 लाख करोड़ वाला दिया या ये 29.2 लाख करोड़ वाला दिया। भाई जाए तो जीरो हो जाए, वहां पैसा जो सोना रखा है तो वो जीरो हो जाए, तो किसी के पास भी कोई पैसा नहीं है? और अगर है तो स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 800 टन सोना पहले 4.8 लाख करोड़ में छपा था। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो आरबीआई का बयान पड़ा हुआ है, अखबारों में ढाके ढूंढ लेना, कि 14 लाख करोड़ रुपए के नोट 500 और 1000 के हैं। और जब वो नोट बंद हुए तो देश में अचानक से 34 लाख करोड़ हो गए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर देश में 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, अगर देश में 34 लाख रुपए की करेंसी है, तो कर्जा भी अगर 34 लाख करोड़ का होगा तो ही चुकता कर पाएंगे। लेकिन देश के लोगों के ऊपर कर्जा है इस टाइम 186 लाख करोड़ रुपए का, तो उसमें से 34 घटा दो तो 152 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का जब्त होना तय है। आपकी गाड़ी, ट्रैक्टर, मकान, खेत, डंगर, सब के सब नीलाम होना तय है।